वेलकम टू स्वयं स्टडी। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले जो हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने फार्मर के लिए, कृषि के लिए जो 3 बिल पारित किया है वो डिटेल में देखने वाले और बिल के रिलेटेड हम पॉइंट देखने वाले। बिल संवैधानिक है या नहीं, फार्मर का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, ज़्यादातर जो फार्मर है पंजाब और हरियाणा के फार्मर क्यों है, और इनमें सब बोल रहे एमएसपी निकल जाएगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निकल जाएगी और एपीएमसी भी निकल जाएगा। एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो डिटेल में हम देखने वाले बिल संवैधानिक है या नहीं। और ज़्यादातर फार्मर ऐसा बोल रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट का जो बिल है, इनमें जो फार्मर की लैंड कॉन्ट्रैक्टर छीन लेगा, गिरवी रख लेगा। हम डिटेल में देखने वाले मिथ्स वर्सेस ट्रुथ, क्या सच्चाई है वो हम डिटेल में देखने वाले। इसके पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले वीडियो जैसे कि डेली करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जियोग्राफी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, सभी की अपडेट मैं देता हूँ, डेली अपडेट देता हूँ। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब की जितनी भी वैकेंसी आती है सबके अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और यहाँ पर हम पहले डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जो कृषि के रिगार्डिंग जो पहला बिल जो पारित किया, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। द फार्मर प्रोड्यूस यानी कि फार्मर जो भी उगाता है, जो भी हो, चावल हो, गेहूँ हो, जो भी उगाता है, फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड बेसिकली किसको कहा जाता है कि मान लो फार्मर ने कोई चीज़ उगाई है, वो मार्केट में सेल करता है, वहाँ से दूसरों के पास जाता है और बाद में हमारे पास आते हैं। जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, इनमें जितने भी इन्वॉल्व होते हैं सबको ट्रेड एंड कॉमर्स में आप कंसिडर कर सकते हो। प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो जो फार्मर का जो अभी चल रहा है, प्रोडक्ट जितना भी वो उगाता है, कोई भी हो, उसका जो ट्रेडिंग का है, कॉमर्स का है, उसके रिगार्डिंग फार्मर का बिल है। तो डिटेल में देखेंगे क्या है ट्रेड एंड कॉमर्स और इस बिल का मुख्य प्रावधान क्या है। तो इस बिल का मुख्य प्रावधान ये है कि अभी जो एपीएमसी, मान लो किसान कोई भी चीज़ उगाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं गेहूँ, तो गेहूँ जो उगाता है वो उसको सेल करने के लिए जो राज्य सरकार ने जो एक्ट बनाया था, एपीएमसी एक्ट के मुताबिक जितने भी प्रोडक्ट होता है, जो जितना भी अनाज होता है, वो सब उसको सेल करने के लिए एपीएमसी में ही जाना पड़ता था। तो इस एक्ट के आने से अब फार्मर को मौका मिलेगा, ओपन मार्केट मिलेगा। फार्मर इस एक्ट के मुताबिक अपना जो भी माल है वो एपीएमसी के अलावा कोई भी ट्रेड एग्रीगेटर, कोई भी हो, इसको बेच सकते हैं। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हो, बगल में मंडी है उसको दे सकते हो, कोई भी नज़दीक के गांव है उसको भी दे सकते हो, और फार्म गेट पर भी कोई कॉन्ट्रैक्टर का एक मंडी लगा है, वहाँ पर भी आप दे सकते हो। क्लियरली यानी कि जो किसान का जितना भी पाक होता है उसको दूसरी जगह पर सेल करने का मौका है। एपीएमसी में अब नहीं बेचेगा तो भी चलेगा। और दूसरा प्रावधान है इंटर स्टेट, यानी आपको स्टेट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बेचना है तो भी आप बेच सकते हो, और दूसरे स्टेट में भी आपको बेचना है तो भी बेच सकते हो। मान लो आप गुजरात से खेती कर रहे हो, आपको सेल महाराष्ट्र में करना है, महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा दाम मिलते हैं, गुजरात में ज़्यादा कम दाम मिलते हैं, तो आप गुजरात में भी बेच सकते हो, महाराष्ट्र में बेच सकते हो और अपने एपीएमसी में भी बेच सकते हो। और तीसरा और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इस एक्ट, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो। इसके लिए गवर्नमेंट ने 1 साल पहले ई नेम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कैसे करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से आप, जैसे कि शेयर मार्केट में होता है सेंसेक्स और निफ्टी अप एंड डाउन होते, वैसे ही फार्मर की जितने भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, इनका जो प्राइस होगा वो अप एंड डाउन होगा। और इसके मुताबिक फार्मर को ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है तो ऑनलाइन ट्रेडिंग, इंटर स्टेट या खुद के स्टेट में, एपीएमसी में, जहां पर उसको सेल करना है वो सेल कर सकता है। और इनमें बहुत बड़ा
बिगेस्ट पॉइंट ये है, नो टैक्स एडेड इन अ स्टेट, यानी कि एपीएमसी में आप अब बेचने के लिए जाओगे तो वहां पर टैक्स लगता है, बट आप इंटर स्टेट करोगे, सेल करोगे माल, ऑनलाइन ट्रेडिंग करोगे तो भी आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उसमें क्लियर लिखा है इस प्रावधान में, कोई भी स्टेट एक्स्ट्रा इनमें टैक्स नहीं लगा सकता, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट गेम चेंजर है, जैसे कि 1919 में जो गेम चेंजर हुआ था हमारा इंडिया का इकोनॉमी, इस मुताबिक फार्मर प्रोड्यूस एंड ट्रेड कॉमर्स एक्ट 2020 किसानों के लिए, फार्मर के लिए गेम चेंजर माना जा सकता है, ऐसा सब बोल रहे हैं। और इन एक्ट में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि इनमें क्या डिस्प्यूट आ सकते हैं, मेनली डिस्प्यूट आ सकते हैं। तो डिस्प्यूट में क्या क्या प्रावधान है, मान लो किसान है और वो ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, लेट पेमेंट हो गया, इंटरस्टेट पेमेंट करता है, 2 to 3 डे लेट पहुंचा, क्वांटिटी कम हुई, क्वालिटी कम हुई, कोई भी इश्यू आ सकता है। तो इनमें बेसिकली एक प्रावधान रखा गया है, तो ऐसा कुछ डिस्प्यूट आता है तो आपको सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के पास जाना है, वहाँ पर आपको फाइल कंप्लेन करना है और वहाँ पर आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। एसडीएम यहाँ पर क्लियरली लिखा है, और एसडीएम एक कमेटी बनाएगा और इनमें इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। मान लो फार्मर के साइड है तो फार्मर के साइड, और जो सप्लायर है और जो लेने वाले हैं दोनों के साइड से जो डिबेट चलेगा, एसडीएम उसका सॉल्यूशन निकालेगा। वहां से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो इसके लिए स्पेशल कमेटी बुलाएगी, यानी वो केस कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं। तो इजीली प्रावधान दिया है इनमें कि आप एसडीएम के पास सॉल्यूशन नहीं मिलता तो कलेक्टर के पास भी आप जा सकते हो। और इनमें मेन पॉइंट है, इनमें कोर्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, एक्ट में क्लियर लिखा है इनमें नो सिविल कोर्ट, इनमें सिविल कोर्ट ऐड नहीं होगा, आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर के इतने पैसा ही नहीं है, कोर्ट को केस फाइल करने के लिए तारीख पे तारीख देते जाएगा और इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए, छोटे खेडूत को ध्यान में रखते हुए एसडीएम का प्रावधान है। इसके मुताबिक अभी तक ऐसा चल रहा है, बट यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है ज़्यादातर फार्मर पंजाब और हरियाणा के हैं। और इनमें आपने कहीं न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि कहीं लोग ऐसा बोल रहे हैं, अपोजिशन पार्टी ऐसा बोल रही है कि जो पूरा का पूरा प्रोविज़न है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं है हम डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा विषय वस्तु की दृष्टि के संविधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनली ऑफ द रेफरेंस ऑफ द कंटेंट, यानी कि इसके मुताबिक मैं प्रूव करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली है या नहीं है। फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 13 वो ऐसा कहता है कि कोई ना कोई न्यू चेंजेस आना चाहिए, आएगा तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमको एक्सेप्ट करके इनमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स है, बेसिकली आप सबको पता ही होगा। और इनमें मेन है स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोविज़न। स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोविज़न वो कहता है कि इनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेट के पास पावर होती है एग्रीकल्चर के जितने भी रिफॉर्म करना है वो। तो और दूसरे वो कहता है कि अपोजिशन पार्टी और ज़्यादातर फार्मर ऐसा बोल रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली है। तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव प्रोविज़न ऐसा कहता है कि 246 आर्टिकल जो यूनियन के लिस्ट पर है और 246 में स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी स्टेट कौन सा कानून बना सकता है फार्मर के रिगार्डिंग, और यूनियन यानी कि केंद्र सरकार कौन सा कानून बना सकती है उसके रिगार्डिंग 246 में बात किया है। और 254 आर्टिकल पूरा का पूरा कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में क्लियरली लिखा है कि जो भी प्रावधान केंद्र सरकार बनाएगी इनमें स्टेट का जो भी प्रावधान होगा वो मान्य नहीं होगा। तो
जो कॉन्करेंट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का पैरा नंबर 33 सेवंथ शेड्यूल लेजिस्लेटिव पावर के कॉन्करेंट लिस्ट में 33 पैरा नंबर ऐसा है कि इनमें ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रावधान बना सकती है, कोई भी कानून ला सकती है। इस कानून के मुताबिक, कॉन्करेंट लिस्ट के मुताबिक, 33 के लिस्ट के मुताबिक पूरा का पूरा बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली है। इनमें जो भी पिटीशन करेगा सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा। यहाँ पर जितने भी मैं आर्टिकल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको डिटेल में देखना है तो इसके मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मेरा राय ऐसा है, सबकी राय ऐसी है कि जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं है। और इस बिल में ज़्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग हम बोल सकते हैं कि जो फार्मर का प्रोटेस्ट चल रहा है हरियाणा और पंजाब के, जो हरियाणा और पंजाब का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो ज़्यादातर फार्मर गेहूं और चावल वाले हैं, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो एमएसपी पे अड़े हैं और एपीएमसी से अड़े हैं। इसके लिए तो एपीएमसी में क्या इसका सॉल्यूशन बन सकता है? जो अभी फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनमें क्या ऐसा सॉल्यूशन दिया जा सकता है तो फार्मर का प्रोटेस्ट रुक सकता है? और जो सभी बोल रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी और एपीएमसी खत्म हो जाएगा, तो इनमें जो एपीएमसी में इस रूल में ऐसा दिया गया है कि आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करोगे, इंटर स्टेट, आउट स्टेट आप कहीं पे भरी आपका सामान बेचोगे तो टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पर टैक्स लगाया दिया जा सकता है। तो एक ऐसा ढांचा मिल जाता है कि एपीएमसी रह सकती है, लेवल प्लेइंग दोनों साइड से लेवल हो जाएगा। और यहाँ पर जो कोर्ट का बात नहीं किया है, ट्रिब्यूनल का बात नहीं किया है, यहाँ पर एसडीएम और एसडीएम के पास से सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो कलेक्टर, तो वहाँ पर कोई ना कोई रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्टर रिश्वत देकर उसको इसके साइड ले सकता है। तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, ट्रिब्यूनल हो जाता, दो साइड इस साइड से हो गए, दो साइड फार्मर की साइड से होगा। और इनमें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, मान लो जो सप्लायर है, बायर है, वो कोई भी आम आदमी यानी कि जिसके पास पैन कार्ड है वो किसी फार्मर के पास परचेस कर सकता है। तो इनमें रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, स्टेट का पावर बढ़ा दिया जाए, स्टेट उसकी लिस्ट रखे और सभी का ध्यान रखे, तो ऐसा कर दिया जा सकता है। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो कम हो सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रावधान है द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ द प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट। वो एक्ट सिंपल में बोलूं तो कॉन्ट्रैक्ट है कि यानी अपनी लैंड का कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लैंड गिरवी हो जाएगी और लैंड गिरवी हो जाने का बहुत मिथ चल रहा है। तो लैंड इनमें गिरवी नहीं हो सकता, इनमें क्लियरली लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है इनमें लैंड गिरवी नहीं रख सकता। कॉन्ट्रैक्टर को अपना एक मकान बनाना है अपने खर्चे से, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इनमें वो बना सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप डील, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में डील होगी कि डील कितने साल की होगी, मिनिमम 1 ईयर टू मैक्सिमम 5 ईयर, वो 1 सीजन तक रहेगा और लैंड गिरवी नहीं होगा। क्लियरली प्रावधान में लिखा है, आप एक बार पढ़ना। इनमें क्लियरली प्रावधान है कि इनमें कॉन्ट्रैक्टर अपनी साइड से इसके तरफ से एक कोई मकान बना सकता है और इनमें फार्मर को कॉस्ट नहीं देना है। और क्लियरली इनमें लिखा है कि जो मकान का कॉस्ट होगा वो फार्मर के ऊपर नहीं आएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट का डील खत्म होता है तब इनमें जो डैमेज करने का कॉस्ट भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही आएगा, फार्मर के ऊपर नहीं आएगा। दूसरा, प्राइस फिक्सिंग कैसे करना है। प्राइस फिक्सिंग 2 टाइप से होते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में कि फार्मर को फिक्स प्राइस कर देना, फार्मर और कॉन्ट्रैक्टर वो डिसाइड करे। दूसरा कि
फ्लेक्सिबल और मिनिमम। दूसरा टाइप का है कि आपको एक मिनिमम प्राइस रखना है प्लस फ्लेक्सिबल, यानी आपको मिनिमम प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, और फ्लेक्सिबल जो एपीएमसी में चल रहा है वो एमएसपी में चल रहा है, इनमें जो ज़्यादा होगा तो आपको इस हिसाब से मिल सकता है। तो मेरा मानना ऐसा है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कॉन्ट्रैक्टर के साथ तो आपको फ्लेक्सिबल प्लस फिक्स प्राइस आपको रखना चाहिए, सेकेंड नंबर का ऑप्शन आपको रखना चाहिए। और इनमें पेमेंट का प्रोसेस है वो 3 दिन का है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा का पूरा बोर्ड रहेगा, इसके लिए बोर्ड बनाया जाएगा, काउंसिल बोर्ड बनाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ कोई ना कोई गलत ना हो, इसके लिए सेम प्रोसीजर एसडीएम कलेक्टर, और इनमें भी एक ऐसा है कि कोर्ट को इन्वॉल्व कर दिया जा सकता है तो पावर बढ़ सकता है, फार्मर को प्रोटेक्शन मिल सकता है। और मान लो फार्मर केस करता है, प्रोटेक्शन होता है, एसडीएम के पास जाता है, कलेक्टर के पास जाता है, और इनमें फार्मर प्रूव कर देता है कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर जो बात आती है, फार्मर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और केस होता है, तो इनमें फार्मर प्रूव करेगा तो पेनल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को 1.5% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इनमें फार्मर को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, जो फार्मर का जो पिटिशन किया इनमें फार्मर का ही गलती हो तो ऑल स्पेंड कॉस्ट, यानी फार्मर ने जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने जितनी भी कॉस्ट पे किए उनको देना पड़ेगा। एग्रीगेटर इनमें होना चाहिए। कृषि वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, सिंपल एंड शॉर्ट बिल है। इनमें जो मिथ चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट और अपनी ज़मीन गिरवी रखेगा, वो गिरवी नहीं रखेगा, वो पूरा का पूरा आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब हम डिस्कशन करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट तीसरा, The Essential Commodity Act. Principal Act will be passed 1955. The Essential Commodity Act 2020 में ऐसा प्रावधान है कि जो हम ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, किसान या कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी जो वेयर हाउस रखता है, वो ऐसी चीज़ है जो आवश्यक चीज़ वस्तु है उसका स्टोर कर लेता है। सप्लाई और डिमांड का रेशियो जैसे बढ़ता है वैसे वो मान लो उन्होंने स्टोर किया है 20 रुपये में और सप्लाई और डिमांड का रेशियो ज़्यादा हो गया और मार्केट की प्राइस की 40 रुपये तो 40 में सेल करेगा, और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के मुताबिक वो स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते।